Hello students. So today we are going to study about the calculation of national income by expenditure method. So expenditure method is very important to know and to understand. There are various facts through which we can understand how the expenditure method works. So let's start. See, kids, there are methods of calculation of national income. First one is considered as expenditure method. So let's start from this, then we'll proceed with the income method and value-added method. As we already studied in the circular flow of income, that there are three phases of production in an economy. There are three phases of generating income. First phase is called production phase. Second phase is called distribution phase, and third phase is called disposition phase, or we can say expenditure phase. डिस्पोजिशन जहाँ पर हम सारी इनकम को डिस्पोज ऑफ करते हैं. So first phase, production phase, belongs to value added method. Then distribution phase belongs to income method, and disposition phase belongs to expenditure method. So we are going to study today about the disposition phase. So this expenditure method, also known as income disposable method and consumption method. So we have to memorize this. एग्जाम में सीबीएसई में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल बेस, सो आपको कैलकुलेट करने को दिया जाएगा. बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रहेंगे. उन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करने को दिया जाएगा नेशनल इनकम. अगर सो नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? नेशनल इनकम लिख के देगा, कैलकुलेट नेशनल इनकम. दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट NNP-FC. बाय मेथड लिखे रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड लिखा है तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे, बट इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिचर दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम डिस्पोजेबल मेथड. सो इनकम डिस्पोजेबल मेथड लिख के आएगा, इसका भी मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर मेथड. या कंजम्पशन मेथड लिख के आएगा तो इसका भी मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर मेथड. सो आप सबकी जानकारी के लिए ये समझ लीजिए कि एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड एंड कंजम्पशन मेथड. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, सी, there are various steps to identify what are going to contribute in expenses as an expenses. So there are four sections which we are going to incorporate in expenditure. पहला जो सेक्शन है वो कहलाता है हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर मतलब मेरा, आपका, सबका एक घर होता है. चाहे मैं जॉब कर रही हूँ, चाहे मैं बिजनेस कर रही हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, चाहे मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं एक घर से आती हूँ और उस घर में मेरा सुबह से लेके शाम तक का एक खर्चा होता है. सो वो जो खर्चे घर में बियर किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के एक्सपेंसेस, जिनको हम एक्सपेंडिचर मेथड में टर्म यूज़ करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो ये बिलोंग करता है हाउस होल्ड सेक्टर को. There are various other organizations, those who are working like household. What type of these organizations are? NGOs. So NGOs are working for welfare motive. So suppose old age home है या child welfare home है, so ये सारे ही अपने यहाँ जो भी इनके गेस्ट होते हैं या जो भी इनके यहाँ शेल्टर में रहते हैं, उन सबको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. उनके एक्सपेंसेस को एक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की तरह बियर किया जाता है. तो इनके द्वारा भी उठाए गए जो भी एक्सपेंसेस हैं वो PFCE के ही पार्ट हैं. गॉट इट? इसके अलावा देर आर अदर वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंसेस. गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंसेस को हम डिनोट करते हैं ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब जो गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंसेस है वो दो तरह के आइटम्स में होता है. एक आइटम कहलाता है कंजम्पशन गुड और दूसरा आइटम कहलाता है कैपिटल गुड. कंजम्पशन और दूसरा आइटम हो गया आपका कैपिटल गुड. ठीक है, तो कंजम्पशन गुड हमने ले लिया
और कैपिटल गुड हमने ले लिया। सो सरकार जो होती है वो कंजम्पशन गुड का प्रोडक्शन करती है वेलफेयर मोटिव से, और कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करती है प्रॉफिट मोटिव से या इकोनॉमी के ग्रोथ के पर्पज से, फर्दर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। सो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी एक्सपेंसेस होता है, वेदर इट इज़ ऑन कंजम्पशन आइटम्स और कैपिटल आइटम, ऑल कंसिडर्ड एज ग्रॉस या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो कहलाता है प्रोडक्शन सेक्टर का। प्रोडक्शन सेक्टर का मतलब हो गया प्राइवेट फर्म, नॉट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो एक्सपेंसेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको कहते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। सो प्राइवेट सेक्टर जितना इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देन फोर्थ कंपोनेंट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेट करेंगे हम? इन द फॉर्म ऑफ नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे रिलेट होगा? जितना भी हमारी कंट्री में इकोनॉमी में प्रोडक्शन है, अगर उसमें से कोई प्रोडक्शन एक्सेस है तो हम उसको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब अपनी कंट्री से बाहर बेचेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी कंट्री में कुछ प्रोडक्शन स्क्वेयर है, कम है, लेस है, तो हम उसको बाहर से क्या करेंगे? इम्पोर्ट करेंगे, मतलब बाहर से अपने देश में मंगाएंगे। सो मंगाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है नेट एक्सपोर्ट। सो इन दिस वे नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट जो हमारे पास यहाँ पर दिया रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से हम एट्रीब्यूट कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी। ये एट्रीब्यूट कैलकुलेट करने के बेसिकली हमारे पास चार कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा है हमारा प्राइवेट सेक्टर जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और चौथा हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हमने कमोडिटी के टर्म पे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं नेट एक्सपोर्ट। ओके, सो ये चार कंपोनेंट मिलके हमें एट्रीब्यूट देंगे जीडीपीएमपी, विच वी फर्स्ट कैलकुलेट with the help of expenditure method, then we are going to convert this as per the questions requirement. Now moving further, देखिए स्टेप टू क्या है। स्टेप टू में जो हमने स्टेप वन में सारी बातें पढ़ी उसी को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेट एक्सपोर्ट। नीट एंड क्लीन, वेरी क्लियर। ठीक है। एंड यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी जो बहुत ज़रूरी थी समझनी वो है फाइनल। देखिए फाइनल यहाँ भी वर्ड यूज़ हुआ है, फाइनल यहाँ भी वर्ड यूज़ हुआ है, फाइनल यहाँ भी वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? फाइनल गुड, फाइनल गुड, एंड देयर इज़ नो फर्दर चांस ऑफ वैल्यू एडिशन in this particular product. So the product which is readily available for the consumption purpose, that product is going to incorporate in all these terminologies or in all these phrases. Now moving further, इसको और ज़्यादा इलेबरेट करके समझते हैं। सो हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल में समझेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये इंक्लूड करता है मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय household or non-profit institutions, which is I just referred NGOs, current use during a given period. Given period means particular one accounting year. So यहाँ पर money value of goods and services. So what kind of goods and what kind of services? Durable goods, non-durable goods. ड्यूरेबल गुड में ड्यूरेबल लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाला या सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में मतलब पेरिशेबल आइटम्स भी हो सकते हैं। एंड देन सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी आपके कंबाइंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जब हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू, कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू आई, इन्वेस्टमेंट।
ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ग्रॉस का मतलब हो गया कि जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आया प्लस इस साल का टोटल प्रोडक्शन। सो ये दोनों जुड़ करके बनाएगा ग्रॉस। सो अब यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल करेंगे, देखिए। फर्स्ट कंपोनेंट होगा किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो हमारी फिक्स कैपिटल लगी। पहला स्टार्टिंग पूंजी जो लगती है वो बिजनेस का फर्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स होता है। देन अगर कोई इंसान अपना घर बना रहा है और घर बनाने पे जो पैसा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिकॉज हाउ इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न, एंड दैट रिटर्न इज डेफिनेटली कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पर होगा ही होगा। So it is also a kind of investment. So that's why it is incorporated in GDCF part, not it is incorporated to the consumption purpose. And then the next देखिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या कहता है, चेंज इन स्टॉक कहता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो दैट मीन्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने 100 यूनिट की सेल की है, तो जो अगर 110 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था और 100 यूनिट सेल हुई थी, तो 10 का क्लोजिंग स्टॉक था हमारा। जब वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था तो हमारे पास 10 यूनिट्स थे। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक में हमने जिस स्टॉक से शुरुआत की दैट इज ओपनिंग स्टॉक। सो द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज कंसिडर्ड एज चेंज इन स्टॉक। Likewise, इसका फोर्थ कंपोनेंट कहलाता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सो हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। सो गवर्नमेंट भी जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंडिचर करती है टू क्रिएट मनी, टू मेक मोर मनी, दैट इज ऑल्सो part of GDCF. So GDCF not only contribution of private sector, gross domestic capital formation is not only contribution of private sector, but also it is contribution of household sector if it is for the residential construction, or it is also the contribution of private sector from past years stock। अगर कोई previous year का stock future में carry forward होके जा रहा है, that is also going to be part of this GDCF, and also the government। So private sector प्लस गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्लस हाउस होल्ड। प्राइवेट में मतलब हो गया फर्म, प्राइवेट में फर्म भी हो गया, एंड प्राइवेट में आपका हाउस होल्ड भी हो गया। फर्म प्लस हाउस होल्ड दोनों को यहाँ पर लिख सकते हो, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से और इलेबरेट करके समझते हैं इस कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू। देखिए, GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हैज फोर कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मतलब इनिशियल जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तब जितनी जमा पूंजी लगती है। जैसे अगर मैं कोई घर बनाने जा रही हूँ या मैं कोई कोचिंग सेंटर खोलने जा रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने एक रूम लिया, कुछ फर्नीचर लिए, कुछ बोर्ड लगाया, तब जाके मैं कॉपी किताब और पेंसिल पे खर्चा करूँगी ना। तो इनिशियली जो मैंने स्टार्टिंग किया बिजनेस को, जहाँ पर मैंने एक कमरा लिया, कुछ फर्नीचर सेटअप किया, लाइट लगाई, पानी का अरेंजमेंट किया, बोर्ड लगाया, दैट ऑल कम्स टू फिक्स एक्सपेंसेस। उसके बाद फर्दर जब मैंने चौक खरीदी, मार्कर खरीदी, कॉपी खरीदी, नोटबुक खरीदी, पेन खरीदी, so this will considered as inventory investment। So inventory investment will be second। Now, there are other things which is going to incorporate in GDCF if public is spending money to construct their own house. So that is residential construction is also part of GDCF. And apart from these three things, if government is thinking about getting money from a particular sort of investment, like government is preparing a bridge or government is investing their money in some stock or some share, then also it is part of gross domestic capital formation। ओके, नया नया IPO आ रहा है या पब्लिक सेक्टर यूनिट की कोई सेल हो रही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन सिस्टम के साथ कुछ डीलिंग हो रही है, और गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, so everything is going to incorporate in this particular area। okay, now moving further, see सेकेंड कंपोनेंट को थोड़ा सा, थर्ड कंपोनेंट को अब थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल सरकार का मेजर खर्चा होता है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में। इट इज़ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो इट ऑलवेज बी देयर।
तो गवर्नमेंट को इतना एक्सपेंसेस करना ही पड़ता है। सेकंड जो कहता है वो गवर्नमेंट कहती है नेट परचेज। परचेज नेट नेट परचेज का मतलब हो गया बेटा कि डोमेस्टिक मार्केट में हमने कितना सेल किया और डोमेस्टिक मार्केट से हमने कितना परचेज किया। सो वॉट एवर सेल एंड परचेज का जो डिफरेंस है इट इज़ कॉल्ड नेट। तो डिफरेंस अगर हमारी सेल ज़्यादा है और हमारी परचेज कम है तो हमारी नेट परचेज की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि सेल की वैल्यू पॉजिटिव ना, सामान ज़्यादा बेचा तो हमें पैसे ज़्यादा मिले। लाइकवाइज परचेज फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक मार्केट में सेल एंड परचेज में अगर हमारी सेल ज़्यादा है और परचेज कम है तो हम पॉजिटिव में आया और वो पॉजिटिव वैल्यू जीडीपी में ऐड ऑन करेगी। लाइकवाइज परचेज फ्रॉम अब्रॉड, अगर परचेज फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू नेट परचेज इन दी डोमेस्टिक से कम है तो हम पॉजिटिव में हैं, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। सो जस्ट थिंक ऑल दीज थ्री फैक्टर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट क्या कहता है? नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस एम, नेट foreign investment, which includes difference between value of export and import. So if two countries are meeting together for the trade, so whatever we are sending in the another country and whatever we are receiving from the another country, so the difference between these two is considered as a term net. सो नेट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल वर्ड्स में आप समझ लीजिए, नेट का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट minus import. So this minus sign is very important. Okay, so with the help of this minus sign you can identify that it is talking about the difference. So difference always denoted by the term net, and difference in what? Difference in the export and import amount. Okay, clear? Sorted? Shall we move further? बहुत अच्छी बात है। सो अब देखिए, जैसा मैंने क्वेश्चन किया था कि नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है? एनएनपीएफसी। सो एनएनपीएफसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। अब आप बोलो मैम जीडीपी एमपी को क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी को बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि ये फाइनल गुड है ना, तो ऑन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो हमें डोमेस्टिक जीडीपी एमपी, हमें जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी निकालना है, या क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड से हमको कौन सा एग्रीगेट मिलेगा? एक्सपेंडिचर मेथड से हमें हमेशा जीडीपीएमपी मिलेगा अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो हमें एनडीपीएमपी भी मिल सकता है। ओके, अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं दी है तो हम ये एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे। बट जो भी एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं हमें ये चार चीज़ें क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ेगी, लाइक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को ऐड ऑन करेंगे तो हमें बनेगा हमारा जो सबसे अच्छी चीज़, वो हमारी क्या बनेगी? जी डी पी एम पी, दिस वन, this we are going to find. Now we have to convert this GDP-MP to get the NNPFC. So what is the NNPFC? NNPFC is national income. So how we are going to get the national income? नेशनल इनकम को पाने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस है और ये नेट है। तो ग्रॉस से नेट पे गए, ग्रॉस बड़ा है, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट बड़ा है, और नेट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिखते हैं एक आप सबके लिए टर्म, बिग एंड स्मॉल। ओके, सो ग्रॉस का कॉन्सेप्ट बिग था और नेट का कॉन्सेप्ट स्मॉल था, तो हम बड़े से छोटे में गए, हमको जाना है ग्रॉस से नेट में। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस होगा। सो फॉर्मूला, अगर सपोज हमको फॉर्मूला यहाँ बनाना है टू मेक NNPFC what we have to do, and this NNPFC we are going to make from GDP-MP. So first we have to convert this gross into net. So what we have to do? Minus depreciation. सेकेंड देखिए क्या करना है। सेकेंड हमें करना है यहाँ पर, फिर से ध्यान से देखेंगे,
जस्ट सेकेंड आ गए, हाँ। सेकेंड देखिए, डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक से हमें बनाना है नेशनल। सो नेशनल का कॉन्सेप्ट बड़ा है। सो यहाँ पर जब हम आएंगे, बिग में हमारा क्या आ रहा है, नेशनल, और हमें बनाना क्या है, डोमेस्टिक। सो बड़ा है, बड़े से हमें जाना है छोटे में। तो हमारा डोमेस्टिक हमारे पास है, दिस वी हैव, हमें छोटा है हमारे पास, और हमें बनाना है बड़ा। तो छोटे से बड़ा बनाना है तो कोई भी चीज़ क्या होगी, ऐड होगी। और कौन सी चीज़ ऐड होगी यहाँ पर, NFIA। सो नेक्स्ट फॉर्मूले का कंपोनेंट क्या आएगा, प्लस NFIA। ठीक है, प्लस करेंगे NFIA। NFIA को हमने प्लस किया। अगेन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट टर्म जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो यही है कि प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, दोनों सेम है, तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। एट एट दोनों में सेम है, इसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। नाउ आता है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास है मार्केट प्राइस और हमें बनाना है फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे पास बिग कॉन्सेप्ट है, मार्केट प्राइस हमारे पास है, और हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट। सो हमें क्या करना है, बड़े से हमें जाना है छोटे की तरफ। अगेन हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, NIT। NIT क्या होता है बेटा, आप सबको पता है, IT माइनस सब्सिडी होती है। ठीक है, सो हमने ये कर लिया। ये जैसे हमने किया तो हमने यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला जो हम बता रहे थे, डेप प्लस NFIA माइनस NIT हमने कर दिया। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। हमने, अगर ये क्वेश्चन सपोज 4 नंबर में आता है, तो 2 मार्क्स आपके ये हो गए, टू मेक द वैल्यू, फॉर्म द वैल्यू ऑफ GDP MP, एंड देन 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन। ओके, सो इन कन्वर्जन में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। सो अभी हम नेक्स्ट जो आपके पास आएंगे कंटेंट लेके, उसमें हम आपको फर्दर और बताएंगे कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसको हम प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी। सो लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, बहुत जल्दी हम आपके पास नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।